अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तलाल हुसैन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैट के प्रेपरेशन प्लान के ऊपर। एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो आज मैं बनाने लगा हूँ ताकि एक महीने में आप किस तरीके से सैट की प्रेपरेशन कर सकते हैं और कैसे आप सैट को एस कर सकते हो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आज बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ 30-day प्लान और इस प्लान को मैंने इस तरह से डिवाइड किया है कि फर्स्ट इट विल बी थ्री पार्ट्स। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट यू शुड डू इन द फर्स्ट 10 days, देन इन द नेक्स्ट 10 days एंड देन इन द लास्ट 10 days। तो ताकि आपके लिए आसानी रहे और ब्रेक में डिवाइड करके आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार किस तरीके से आपने इसको ब्रेक डाउन करना है और किस तरीके से आपने इस पर काम करना है, ठीक है। तो बिफोर आई मूव ऑन, क्योंकि ये दिस इज़ अ रीडिंग एंड राइटिंग प्लान। तो रीडिंग एंड राइटिंग प्लान के अंदर जो हमारे पास चार मेजर कंपोनेंट्स हैं, पहले उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। चार मेजर कंपोनेंट्स हमारे पास जो सबसे पहले है दैट इज़ क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर विच इज़ 28% ऑफ द पेपर, यानी अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 16 to 17 आपके पास इसमें क्वेश्चंस आएंगे जो कि क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगे। वी मूव ऑन, इट इज़ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ विच इज़ अगेन 26% ऑफ द पेपर। तो 26% ऑफ द पेपर मीन्स तकरीबन 14 to 15 क्वेश्चंस आपके पास इसमें से आएंगे। देन यू हैव स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन जो कि राइटिंग का पार्ट है एंड इट्स ऑल अबाउट ग्रामर, और इससे अगेन आपके पास 26% ऑफ द क्वेश्चंस होंगे। तो 26% का मतलब ये है कि अगेन 14 to 15 क्वेश्चंस। एंड देन यू हैव एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ विच इज़ अराउंड 20% ऑफ द पेपर, विच मीन्स अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो अब एक्चुअली हमारे पास प्लान होगा क्या और उस प्लान में हमने करना क्या है, इसके ऊपर अब हम चलते हैं। तो पहले हमने शुरू के 10 दिनों में क्या करना है, किस तरीके से अपने आप को चैनलाइज करना है और किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। छाजाओं की आपको लेके आप किस तरीके से सैट की प्रेपरेशन कर सकते हो इन अ वे कि आपकी इंप्रूवमेंट आ जाए जिस तरह से आप चाह रहे हो, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट 10 days। तो पहले 10 दिन की जब हम बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ अबाउट द बेसिक्स। तो आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझने हैं, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स के कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं और कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद प्रैक्टिस है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले के जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे इन 10 दिनों में। फिर हम नेक्स्ट 10 days में बात करेंगे कि वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स क्या है जिनके ऊपर हमने बात करनी है, और फिर आखिरी 10 दिनों के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने कहा कि इट इज़ गेटिंग ऑन विद द बेसिक्स। तो यानी आपने जो प्री रिक्विजिट्स हैं जिसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए और आपकी रीडिंग फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो रीडिंग का मैंने आपसे जैसे कहा कि रीडिंग आप अगर कर रहे हो तो रोज़ाना एटलीस्ट आपके पास 20 to 30 मिनट्स का लेवरेज होना चाहिए, 20 to 30 मिनट्स का मार्जिन होना चाहिए कि आप रोज़ाना रीडिंग करें। क्योंकि अगर आप रीडिंग नहीं करते तो जो रीडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो रीडिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो कि आपके पेपर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा चंक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर, इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, ये दोनों सेक्शंस आपके पेपर का तकरीबन 54% बनाते हैं। 54% का मतलब ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द पेपर, और ये सारे के सारे रीडिंग रिलेटेड हैं। तो अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो आप इसमें काम नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि रोज़ाना की बेसिस पे आपने रीडिंग स्टार्ट करनी है, स्पेशली दोज जिनकी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं है। दिस इज़ अदर देन जो आपको काम मिलेगा, जो आपको होमवर्क मिलेगा, जो आपको प्रैक्टिस करनी होगी आप पे, उससे हट के आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स रोज़ाना रीडिंग करनी है। उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वोकैबुलरी। देखो पेपर सैट में हमारे पास वोकैबुलरी वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट और इतनी ज़्यादा थी भी नहीं, लेकिन डिजिटल सैट में वोकैबुलरी दोबारा आ गई। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर, उसका 50% से ज़्यादा वोकैबुलरी यानी वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर डिवॉल्व करता है। और अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप वो सेक्शन अच्छा कर लोगे, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी तो आप वो सेक्शन अच्छा नहीं कर पाओगे। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर ग्रामर के बारे में बात कर लें। ग्रामर का मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन है जो कि राइटिंग का हमारा पहला पार्ट है, दैट इज़ ऑल अबाउट ग्रामर। तो ग्रामर की इसलिए है क्योंकि इसके वो क्वेश्चंस हैं जो कि अल्टीमेटली आपको हेल्प करेंगे आसानी से 100% स्कोर करने के लिए। कोई एक सेक्शन अगर ऐसा है जो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ऑब्जेक्टिवली जिसमें सबसे आसानी से 100% लाया जा सकता है या 100% क्वेश्चंस को सही किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बाकी क्वेश्चंस को हम नहीं सही कर सकते, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स, वन ऑफ दोज सेक्शंस जिसके क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से 100% सही कर सकते हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। बहुत ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है, आपको इसको समझना है और उसको सॉल्व करना है। शुरू में फिर आप क्या करें, ट्रांजिशन वर्ड्स के ऊपर काम करें, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट होगा ये। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन जॉइन डिफरेंट सेंटेंसेस, ठीक है। उसमें ट्रांजिशन का एक बहुत बड़ा रोल है और ट्रांजिशंस को अगर आप समझ लोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद जब आप ये काम कर लोगे, ये सारी चीज़ें आप कर लोगे, तो उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्री रिक्विजिट्स में जो चीज़ आती है वो ये है कि आप पेपर पैटर्न को अच्छे से समझ लो। पेपर पैटर्न को समझने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यार कौन सा सेक्शन पहले आ रहा है, कौन सा सेक्शन बाद में आ रहा है, कौन सा सेक्शन में कितने क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जब आप हमारी ऐप पे जाओगे और क्वेश्चन टाइप्स को देखोगे तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर में आपके पास 28% है, उसमें 3 फर्दर सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट है, वोकैबुलरी पे बेस करता है। फिर पर्पस एंड स्ट्रक्चर है, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस ऑफ द पैसेज को चेक करेगा, स्ट्रक्चर को चेक करेगा। फिर क्रॉस टेक्स्ट कनेक्शन है, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल पैसेजेस होते हैं, 2 पैसेजेस होते हैं और उनके थीम को लिंक किया जाता है। फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ है। इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ को फर्दर 4 पार्ट्स में तोड़ा गया है। पहले 2 पार्ट्स इनफैक्ट कमांड ऑफ एविडेंस से हैं, एक टेक्सचुअल है, एक क्वांटिटेटिव है। देन यू हैव सेंट्रल आइडियाज़ एंड डिटेल, एंड इन द एंड यू हैव इन्फरेंसेस। ठीक है, ये क्या होते हैं आप जब वीडियोस देखेंगे इंशाल्लाह आपको डिटेल में समझ में आएगा। फिर आप स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशंस की बात करें तो दोनों में आपके पास सबसे पहले फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड सेंस आता है और उसके बाद फिर बाउंड्रीज आती हैं, लेकिन ये दोनों हैं रिलेटेड ग्रामर से ही। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज आता है, इसमें ट्रांजिशन है और रेट्रिकल सिंथेसिस है। दोनों का ताल्लुक हाउ यू कैन जॉइन सेंटेंसेज, हाउ यू शुड जॉइन सेंटेंसेज, यू नो, एंड व्हाट शुड बी देयर एप्ट वे ऑफ जॉइनिंग देम, और रेलिवेंस क्या होती है, कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है नहीं है, ये दोनों चीज़ों के ऊपर इसमें फोकस ज़्यादा होता है। ठीक है, मूविंग ऑन, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे पास लर्निंग गोल्स थे, तो लर्निंग गोल्स के बाद हमारे पास अब क्या है, अब हमारे पास परफॉर्मेंस गोल्स हैं। परफॉर्मेंस गोल्स में सबसे पहले मैंने आपसे कहा है कि आप सॉल्व करें टेस्ट को जो प्रैक्टिस जोन में है। तो प्रैक्टिस जोन में जो चैप्टर टेस्ट हैं, एटलीस्ट जो बेसिक लेवल पे जो चैप्टर टेस्ट हैं, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें और उनको शुरू करें। जैसे स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रामर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उनको आप सॉल्व करें। जो आप पढ़ रहे हैं उनको आप उसकी एक लिस्ट बनाएं, उसको फिर आप पढ़ें। देखो बड़ा आसान है कि आप ये कह दो मैं रोज़ाना 20 मिनट रीडिंग करूंगा, मैं रोज़ाना 30 मिनट रीडिंग करूंगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसको ऑर्गेनाइज कर लें, थोड़ा सा आप उसको चैनलाइज कर लें तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। आप एक लिस्ट बना लें कि पूरे हफ्ते में मैंने ये चीज़ें पढ़नी है और इस तरह से मैंने पढ़नी है, और उनकी लिस्ट बना के आप उसको रोज़ाना अगर आप एग्जीक्यूट करते जाएंगे तो आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होती चली जाएंगी और आपको भी पता होगा कि यार मैं ये करूँगा। अगर आप उसको चैनलाइज नहीं करोगे, अगर आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, तो आपके जहन में तो होगा कि हाँ यार ये काम करना है, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं रह जाएगी। तो आपने उसको ऑर्गेनाइज करके लिख के और फिर आपने काम करना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू इट ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, स्टार्ट वॉचिंग बेसिक ग्रामर वीडियोज एंड गेट योर सेल्फ ग्राउंडेड, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट जो बेसिक ग्रामर है उसको आप देखना शुरू कर दो। आखिर के हमारे जो अगले 10 दिन होंगे उसके अंदर हम और डिटेल काम करेंगे, लेकिन आप समझना शुरू कर दो कि यार ग्रामर है क्या और उसमें क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और आप जो लिख रहे हो उस पर आप रिव्यूज़ भी लिखो, दैट इज़ द 4th पॉइंट। ठीक है, तो यानी आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप रीडिंग कर रहे हो, उसके ऊपर आप 4-5 लाइन्स रोज़ाना लिख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि यार आपने क्या लिखा है, क्या आपने पढ़ा है। ठीक है, उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट वोकैब्स आ रही हैं, कोई और चीज़ आ रही है तो उसको आप इंक्लूड कर लो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, फिर आगे चलें तो आगे देखें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो क्या है, दैट यू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग CJ एनालिटिक्स टू फिगर आउट योर मिस्टेक्स। ठीक है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो छाजाओं में हमारे पास मौजूद है वो क्या है, छाजाओं के एनालिटिक्स जो आपको ये बताते हैं कि आपने कितने सवाल सही किए हैं और आपने कितने सवाल गलत किए हैं। तो उन एनालिटिक्स को आप ज़रूर इस्तेमाल करें और उन एनालिटिक्स से आप ये पता लगाएं कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, और जो गलत कर रहे हो उसको फिर आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो, जो गलत कर रहे हो उसको आप ठीक करने की कोशिश करो, उस पर काम करने की कोशिश करो। और ये एनालिटिक्स आप आगे जाके भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको बताऊंगा, और कंसिस्टेंटली आपने ये काम करना है, उसके बगैर फिर आपकी ये चीज़ होगी नहीं। ठीक है, मूविंग ऑन, आखिर में जो ओवरऑल हमारा गोल होगा शुरू के 10 दिनों में ये होगा कि हम वोकैबुलरी स्टार्ट कर दें। वोकैबुलरी की हम कम से कम 500 वर्ड्स याद कर लें इन 10 दिनों में। हम कम से कम 10 रिव्यूज़ लिख लें, अगर 10 दिन है और रोज़ाना हम एक रिव्यू लिख रहे हैं तो 10 हम रिव्यूज़ लिख लें। बेसिक ग्रामर की हम वीडियोज़ को देख लें, हम उसके ऊपर काम कर लें। ठीक है, और आगे जाके स्पेसिफिक्स की बात करें तो वोकैबुलरी कैसे याद करनी है ये भी हम समझ लेंगे, छाजो ऐप पे मौजूद है। और बेसिक ग्रामर की ट्रांजिशन की हम वीडियोज़ देख लें, अपने आप को थोड़ा सा इसके लिए रेडी कर लें कि अगले 10 दिन में हम लोगों ने जो काम करना है, क्योंकि ये प्री रिक्विजिट्स हैं, आगे जाके हमने जो काम करना है दैट विल बी द रियल थिंग, दैट विल बी द रियल डील। ठीक है, अब मूविंग ऑन, देखो प्री रिक्विजिट्स पे अगर तुम लोगों ने काम कर लिया तो अब जो अगला काम आने वाला है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ द की। ये जो 11 से लेकर 20 डे होगा या ये जो आपके पास पार्ट होगा, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की पार्ट, बिकॉज इट विल हेल्प यू गो टू या मूव ऑन टू द प्रैक्टिस पार्ट, जो कि अल्टीमेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। ठीक है,
तो मूविंग ऑन, देखो सबसे पहला अगर लर्निंग गोल्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स को इसमें समझ लेना है। जब मैं कहता हूं ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है तो उसमें फिर सब कुछ आ जाता है, उसमें फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड सेंस के भी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। आप चाहे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की बात करो, आप मॉडिफायर्स की बात करो, प्रोनाउंस की बात करो, सारे टॉपिक समझ लेने। बाउंड्रीज में आप जाते हो तो कॉमा, सेमी कोलन, कोलन, सबको समझ लेना है, उनके क्या यूजेस हैं, सेंटेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो कि सैट में आ सकती है, आपने उन सब की वीडियोस देख के उनको आपने समझना है। ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वर्क आउट ऑल द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन टाइप्स, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर, इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज, इन दो क्वेश्चन टाइप्स या इन दो बड़े डोमेन्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो अप्रोच हमें समझनी है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन टाइप्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो रीडिंग पैसेज तो हर दफ़ा डिफरेंट होगा। रीडिंग के लिए जो आपको पैसेज दिया जा रहा है वो आपको पहले से नहीं पता होगा, उसमें तो आपको इम्प्रोवाइज़ करना होगा। लेकिन इम्प्रोवाइज़ करके हर सवाल को सॉल्व कैसे करना है ये पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अप्रोच समझना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ क्या है कि ट्रांजिशन और रेक्टिकल सिंथेसिस के ऊपर काम करना है, उनकी वीडियोस देखनी है, समझना है कि इन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। थोड़े से डिफरेंट हैं, पहले शायद आप लोगों ने सॉल्व ना किया हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इनको आप समझ लो और कैसे सॉल्व करना है इसको लेके फिर आप आगे चलो। ऑब्जेक्टिव्स क्या बनते हैं फिर हमारे, गेट डन विद ऑल द स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन वीडियोस, वॉच ऑल द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वीडियोस, बीट क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर और इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज, वॉच एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज रिलेटेड वीडियोस एंड अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। गेट होल्ड ऑफ द पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शुरू में आपको बताता आ रहा हूँ, अभी भी बता दिया मैंने आपको कि जिस ऑर्डर में, अच्छा मैंने आपको बताया उसी ऑर्डर में ये पेपर आता है। सबसे पहले क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर के क्वेश्चन होंगे, फिर इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ के क्वेश्चन होंगे, फिर स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन के क्वेश्चन होंगे और एंड में फिर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ के क्वेश्चन होंगे। मूविंग ऑन, जब हमें ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए तो अब अगला काम ये है कि हमारे परफॉर्मेंस गोल्स क्या होंगे। तो परफॉर्मेंस गोल्स इसके अंदर जो हमारे ये टाइम है इसके अंदर आपने चैप्टर टेस्ट के ऊपर काम करना है और चैप्टर टेस्ट चारों डोमेन के आपने सॉल्व करने हैं। अच्छा, चैप्टर टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? चैप्टर टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चैप्टर टेस्ट में जो सवाल हैं वो टॉपिकल है। लेकिन जब मैं स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन समझता हूँ या मैं एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज समझता हूँ या मैं ABC कोई भी टॉपिक समझता हूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि मैं ये समझूँ कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशंस को पढ़ के अगर मैं एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ के सवाल सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे समझ तो आएंगे वो, ठीक है, लेकिन मैं जो अभी समझ के आ रहा हूँ वो मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो चैप्टर टेस्ट गिव्स यू रेलेवेंट प्रैक्टिस। तो जो टॉपिक आप पढ़ते जाओगे, जो वीडियोस आप देखते जाओगे, उनका रिलेटेड सवाल आप सॉल्व करते जाओगे अपने चैप्टर टेस्ट में। एक चीज़ बस आपने याद रखनी है कि ये चैप्टर टेस्ट आपने वीडियो देखे बगैर सॉल्व नहीं करने। जो बच्चे वीडियोस देख के आएंगे वो 100% जो इसमें से आप कह सकते हैं कि जो इसका रिटर्न है वो निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आपने वीडियो देखनी है, वीडियो को देख के आपने सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर आपने इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आना है, इनके टेस्ट पे आना है और इन टेस्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। एंड में जो ओवरऑल गोल है हमारा इसमें वो क्या है कि आपने प्रैक्टिस जोन कंप्लीट करना है। जब मैं कहता हूँ प्रैक्टिस जोन कंप्लीट करना है तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस जोन में जितने चैप्टर टेस्ट हैं वो आपने सारे कंप्लीट कर लेने हैं टॉपिकल, ठीक है। वॉच ऑल द वीडियोज़ का मतलब ये है कि उसमें सारे डोमेन्स की वीडियोज़ आ जाती हैं। एंड व्हेन आई से वॉच द वीडियोज़ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ वीडियोज़ देखनी नहीं है, उनसे कॉन्सेप्ट को समझना है, उनकी अप्रोचेस को समझना है। कोशिश करें कि जितने ज़्यादा आप नोट्स ले सकते हैं उतने ज़्यादा आप नोट्स लें। ये ना समझें कि वीडियोज़ हैं हम बार बार देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप बार बार देख सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को लिखने से जो क्लैरिटी आती है वो क्लैरिटी आपको सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगी। तो ज़रूर कोशिश करें कि एटलीस्ट उस वीडियो को देख के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है वो आप ज़रूर नोट करें, आप ज़रूर उसको लिखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। एंड में गियर अप फॉर द लास्ट फेज। गियर अप फॉर द लास्ट फेज का मतलब ये है कि आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए इन 10 दिनों के बाद या इन 20 दिनों के बाद कि आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस देखी हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको 100% क्लियर हैं, उनमें आपको कोई डाउट नहीं है, उनमें आप कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। और वो क्लैरिटी सिर्फ तभी आएगी जब आप एक एक करके सारी वीडियोस को देखेंगे, उनके नोट्स लेंगे, उनके रिलेटेड चैप्टर टेस्ट को सॉल्व करेंगे। उसमें अगर कोई गलती होगी तो उसके वीडियो सोल्यूशन को देखेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के वीडियो सोल्यूशंस मौजूद हैं। तो अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो गलती करके आगे नहीं बढ़ जाना है, उसके वीडियो सोल्यूशन को देखना है, उस गलती को रिकनसाइल करना है और फिर आगे बढ़ना है। दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड टूल्स दैट यू हैव टू डू इन द SAT टू इम्प्रूव योर स्कोर, राइट।
तो ये हो गए हमारे शुरू के 20 दिन, जिसमें हमने ये समझा कि जो शुरू के 10 दिन होंगे उसमें हम क्या काम करेंगे, उसमें हम ये काम करेंगे जो प्री रिक्विजिट्स है टेस्ट के उनके ऊपर हम लोग मेहनत करेंगे। फिर जो हमारे अगले 10 दिन हैं यानी कि 11 to 20 डेज जो हमारे हैं उसमें हमने मेहनत करनी है किस चीज़ के ऊपर, उसमें हमने मेहनत करनी है जो वीडियोज़ हैं और चैप्टर टेस्ट हैं उनके ऊपर, और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है। देखें, दो तरह की गलतियां बच्चे करते हैं। एक ये कि वो कॉन्सेप्ट्स को समझे बगैर प्रैक्टिस पे चले जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी कि अप्रोच क्या है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और जो स्कोर आपका पोटेंशियल है वो शायद आप कभी भी अटेन ना कर सकें। और दूसरी गलती वो ये करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते, ये भी एक बड़ा मसला है। तो यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद ये समझ बैठते हो कि यार मुझे तो ये चीज़ आ गई और आप आगे जाके प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये भी फिर आपके लिए एक बड़ा मसला बनेगा और मसला क्रिएट करेगा। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द ओनली वे टू गेट अ स्कोर इंप्रूवमेंट ऑन दी एसएटी। मुझे अक्सर बच्चे कहते हैं सर कोई शॉर्टकट बता दें, कोई ट्रिक बता दें, कोई ऐसी चीज़ बता दें हमारा स्कोर बढ़ जाए। ठीक है, तो शॉर्टकट ट्रिक जो भी सक्सेस फैक्टर का तरीका है इसका वो एक ही है, और वो ये है कि आप प्रैक्टिस करें बार 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 बार। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्कोर में ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, मूविंग ऑन। देखो, जो बात मैं कह रहा था वही शुरू हुई है। ठीक है, 21 to 30 डेज की जब आप बात करेंगे तो पहली चीज़ क्या है, यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। और प्रैक्टिस का मतलब ये है कि टेस्ट को सॉल्व भी करना है, उस पर एनालाइज भी करना है और सारे काम करके फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, एक बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये होती है कि वो टेस्ट को सॉल्व करते हैं लेकिन उसको सॉल्व करके एनालाइज नहीं कर रहे होते, तो जो स्कोर इंप्रूवमेंट शायद उनकी आनी चाहिए वो इंप्रूवमेंट उनकी नहीं आ पाती। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है कि आपने फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करने। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब ये कि जैसे सैट में आते हैं उसी तरीके के टेस्ट आपने सॉल्व करने हैं, जो आपको छाजाओं में मॉक टेस्ट में भी मिलेंगे और आपको ग्रैंड टेस्ट में भी मिलेंगे। ये दोनों टेस्ट आपने सॉल्व करने। रिवाइज ऑल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जैसे जैसे आप टेस्ट सॉल्व करते जाएं आप वैसे वैसे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते जाएं, वीडियोस को दोबारा देखते जाएं। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप कोई टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपने फिर एनालिटिक्स पे जाना है। अगेन आपने एनालिटिक्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें आपने देखना है कि यार आप कितनी गलतियाँ कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आपने एक टेस्ट सॉल्व किया, उसमें आपने एक मॉड्यूल में 6 सवाल गलत किए, एक मॉड्यूल में आपने 4 सवाल गलत कर दिए, टोटल आपने 10 सवाल गलत कर दिए। तो अब आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि यार वो टॉपिक्स कौन से हैं जिसमें आपने गलतियां की हैं, उन टॉपिक्स को आप अपने पास लिखोगे और लिखने के बाद फिर आप क्या करोगे, आप उनकी वीडियोस को दोबारा देखोगे, उन पर दोबारा मेहनत करोगे उन टॉपिक्स के ऊपर, और फिर आप जब अगली दफ़ा टेस्ट सॉल्व करोगे तो आप कॉन्शियस एफर्ट करोगे कि जब भी उस टॉपिक का आपको सवाल दिखे तो आपने उसमें फिर गलती नहीं करनी है। ठीक है, आगे क्या है, अंडरस्टैंड हाउ टू क्रैक द टेस्ट। जब आप ये बात करते हो कि टेस्ट को क्रैक कैसे करना है तो इसमें एक और एलिमेंट आ जाता है कि आपको ये समझना होता है कि यार मुझे सिर्फ 27 सवाल सॉल्व नहीं करने, मुझे ये 27 सवाल सॉल्व करने हैं 32 मिनट में। यानी मेरे पास 27 क्वेश्चंस हैं, मगर वो 27 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरे पास सिर्फ 32 मिनट्स हैं। ठीक है, तो 32 मिनट्स का मतलब ये है कि एक सवाल के लिए आपके पास तकरीबन 70 सेकेंड्स बनते हैं। मगर सच्चाई एक रियलिटी ये है कि सैट का हर सवाल 70 सेकेंड्स में हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है टाइम्स, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंथी होते हैं और रीडिंग को रिक्वायर कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करें, जब आप कोई टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप राइटिंग के सेक्शंस को प्रायोरिटी दें, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ के क्वेश्चंस हैं उनको रिलेटिवली थोड़ा जल्दी सॉल्व करना ये पॉसिबल है, और ये तकरीबन आपके पेपर का 50% बनता है। तो अगर आप 50% ऑफ द पेपर 30 सेकेंड्स में या 40 सेकेंड्स में सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं और 50% ऑफ द पेपर वो भी हैं, ठीक है, उनके लिए आपको क्या होगा, उनके लिए आपके पास 30 सेकंड्स एक्स्ट्रा होंगे हर सवाल के लिए। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली। तो क्या होगा कि आपके पास 30 सेकंड्स एक्स्ट्रा में आप पैसेज पढ़ लेंगे और बाकी का जो टाइम होगा जो कि पूरा 70 सेकंड्स का होगा उसमें आप सवाल को प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस इज हाउ यू हैव टू गो ऑन विद इट। ठीक है, मैं इसीलिए और भी एम्फेसाइज करता हूँ कि स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन के ऊपर आप मेहनत ज़्यादा करें, बिकॉज ये वो सवाल हैं जिनको आप ना सिर्फ सही कर सकते हो बल्कि ये वो सवाल हैं जिनको आप कम टाइम में सही कर सकते हो। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं और हम देखते रहते हैं जो कि सवाल के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं लेकिन पेपर को कैसे क्रैक करना है वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं सीख के जाओगे कि पेपर को कैसे क्रैक करना है, अगर आप ये नहीं सीख के जाओगे कि गिवन टाइम में आपने पेपर को कैसे सॉल्व करना है, तो आप कभी भी वो स्कोर नहीं अचीव कर पाओगे जो आपका शायद पोटेंशियल है। आप कर लो इंप्रूवमेंट, लेकिन शायद आप वो स्कोर जो आप कर सकते हो वो आप नहीं कर पाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, परफॉर्मेंस गोल एग्जीक्यूट क्या करना है आपने। एग्जीक्यूशन के अंदर देखें, सबसे पहले आपके पास मॉक टेस्ट है और ग्रैंड टेस्ट है। बेसिकली अगर आसान कर दूं तो रोज़ाना आपने कम से कम एक फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करना है।
ठीक है। तो एक आप पहले मॉक टेस्ट पे काम करेंगे, जब मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप ग्रैंड टेस्ट पे आएंगे, ग्रैंड टेस्ट को आप सॉल्व करेंगे। तो मॉक टेस्ट से आपको सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट रीडिंग एंड राइटिंग के अलग हैं, मैथ के अलग हैं। ग्रैंड टेस्ट रीडिंग एंड राइटिंग और मैथ दोनों के सेम हैं, तो मतलब दोनों के साथ हैं, यानी एक पूरा फुल लेंथ टेस्ट है, तो उसमें आप ओवरऑल देख पाएंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो मैं पहले ये रेकमेंड करूँगा कि आप मॉक टेस्ट करें रीडिंग एंड राइटिंग मैथ दोनों के, और फिर आप ग्रैंड टेस्ट के ऊपर आएँ, ताकि आपको दिखाई दे कि यार जब आप एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद थोड़ा टेस्ट के ऊपर आ रहे हो तो उसमें क्या इंपैक्ट हो रहा है। दोनों केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि आप एनालाइज करें अपने वीक एरियाज़ को। लेकिन देखें, ये ख्याल रखिएगा ऐसा ना हो कि आपने पहले 10 टेस्ट सॉल्व कर लिए और फिर आखिरी दिन आप लेके बैठ गए कि अच्छा भाई ठीक है, अब मैं अपने वीक एरियाज़ को एनालाइज करता हूँ फिर मैं आगे देख लूँगा। नहीं, ये नहीं करना है। आपने जो एनालिसिस करना है वो हर टेस्ट के बाद करना है। मॉक टेस्ट 1 सॉल्व कर लिया, अब उसमें आप देखोगे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, उनका एनालिसिस करो, उन टॉपिक्स पे काम करो, फिर मॉक टेस्ट 2 पे जाओ। सारे मॉक टेस्ट हो गए, ग्रैंड टेस्ट 1 सॉल्व किया, कौन से सवाल गलत हुए देखा, उसके टॉपिक्स पे काम किया, फिर दूसरे ग्रैंड टेस्ट के ऊपर गए। दिस इज हाउ यू हैव टू गो ऑन विद इट, दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस, ठीक है। तो एनालाइज करना वीक एरियाज को बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रेगुलरली करना है और एक कॉन्शियस एफर्ट करना है कि अगली दफ़ा जब वो सवाल देखें उसको आप इनकाउंटर करें तो उनमें आप वो गलती ना करें, ठीक है। फील कॉन्फिडेंट, टेक अ ब्रेक वेयर नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, मेक श्योर दैट यू आर रेडी। अपने आप को ओवरलोड नहीं करना, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि रोज़ाना एक टेस्ट आप कम अज़ कम सॉल्व करें। ये मिनिमम लोड आपका है जो आपको अचीव करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ये सारा काम कर लेते हैं जो आपको हमने बताया है, और छाजो एप्लीकेशन पे आप सारा कंटेंट सॉल्व कर लेते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस देख लेते हैं, और जिस तरीके से इस प्लान में मैंने आपको बताया अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप कम अज़ कम सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग में 100 to 150 पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मिनिमम इंप्रूवमेंट है। अगर आप चाहें तो आप 200 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आप करंटली अभी 600 पे स्टैंड करते हो तो आप 700 पे भी जा सकते हो, आप 750 पे भी जा सकते हो, आप 500 से 700 पे भी आ सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच एफर्ट यू आर विलिंग टू पुट इन, हाउ विलिंगली यू आर रेडी टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस जो आपको इस प्लान में बताई गई हैं। कितना आप इससे स्टिक कर सकते हो, कितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कितना आप एनालाइज, जितना एनालाइज करोगे जो आपकी गलत एरियाज़ हैं, जो आप गलती कर रहे हो, और जितना उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे उतना देखोगे स्कोर बढ़ेगा। और डीमोटिवेट नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा कि वो जब पेपर आता है तो पेपर के अंदर अगर उनका स्कोर नहीं बढ़ता प्रैक्टिस करने के बाद तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना। अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा तो यू जस्ट हैव टू कीप ऑन सॉल्विंग, और ये आपने अज्यूम कर लेना है कि अगर स्कोर नहीं बढ़ा तो इंशाल्लाह पेपर वाले दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू कीप ऑन सॉल्विंग, आपने उसको नहीं छोड़ना है। होपफुली आपका स्कोर बढ़ेगा। जस्ट मेक श्योर यू स्टिक टू द प्लान, और सारी चीज़ें आपको जिस तरीके से बताई गई हैं आप उसको फॉलो करें, यू विल गेट द इम्प्रूवमेंट दैट यू वांट। आई विश यू गाइज द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जिस अटेम्प्ट के लिए भी आप जा रहे हो आप ज़रूर इस प्लान को लेके सॉल्व करो, और इंशाल्लाह आप देखोगे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। हम कोशिश करेंगे हम और वीडियोस बनाते रहें ताकि आप जिस यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहते हो, चाहे वो कोई लोकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे जैसे IBA अलम्स, या अगर आप किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो, कोई भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, चाहे आईवी लीग हो या कोई भी हो, किसी भी मुल्क में हो, हम कोशिश यही हमारी होती है कि आपको इस प्लान से हम ये मदद कर सकें कि आप अपनी वो 60 इम्प्रूवमेंट ला सकें जिसके थ्रू आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा सकें, ठीक है। तो वी विश यू गाइज बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई भी बात हो जो आपको समझ में ना आई हो, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। कमेंट सेक्शन में आप हमें जो भी आपकी क्वेश्चन हो आप बताएं, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज। और वैसे भी यू कैन रीच आउट टू अस व्हेनेवर यू वांट। थैंक यू सो मच। दिस वाज तलाल हुसैन। आई विश यू गाइज द बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।